गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से सीएल कैरियर एकेडमी में। आज के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आप लिखिए और अपने मैगजीन बनाइए और साथ ही साथ जो है ये इसके जितने भी फैक्ट हैं स्टैटिक जीके उसको साथ साथ लिखिए और परीक्षा के लिए तैयार होइए आप। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन होना, ये किस देश से थे? मिखाइल गोर्बाचेव है ना, फ्रांस के ब्रिटेन के समय, उस समय यही वहां के प्रमुख नेता थे, इन्हीं की सरकार थी। मिसाइल गोर्बाचेव है ना, मिसाइल गोर्बाचेव। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस है ना। इसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है ना। इन्होंने काफी प्रयास किया था कि सोवियत संघ का विघटन ना हो, फिर भी सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मिखाइल गोर्बाचेव है ना, कि सोवियत संघ का ना हो विघटन, इसके लिए मैं बहुत भरपूर मेहनत किया। तो ये रूस के थे है ना, बहुत बड़े नेता थे और जिनका निधन हो गया है हाल ही में। 91 साल की उम्र में निधन हो गया, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे, बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त किया था इन्होंने। पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचेव, पूर्व राष्ट्रपति। और जो शीत युद्ध था ना, चल रहा था, शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान, दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न होगा ये। मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम यूएसएसआर के, मतलब सोवियत संघ के अंतिम नेता थे और ओजस्वी सोवियत नेता माना जाता था, जो नागरिकों को आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे। 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। 1990 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, जरूर पूछा जाएगा, शांति के क्षेत्र। तो ये सब याद रखिएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है ना। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस के साइबेरिया इलाके में ही जो है दुनिया का सबसे गहरा मीठे पानी का झील है। क्या नाम है? बैकाल। दुनिया के गहरे मीठे पानी का झील बैकाल यही है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। लगभग इसकी गहराई जो है 1600 मीटर गहरा है ना, ताजे पानी का झील। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 50वां अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2022। आजकल इस प्रश्नों की परीक्षाओं में भरमार लग गया है, ऐसे प्रश्नों का भरमार लग गया है, और प्रश्न जब वही पूछा जा रहा है जो चर्चा में रह रहा है, तो इसका क्या उत्तर होगा? 50वां नंबर का है अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2021-22। कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में, इसकी राजधानी है इम्फाल में। कहां पर शुरू हुआ? इसकी राजधानी इम्फाल में यह शुरू किया गया है और एक उत्सव है। कई बार देखो मणिपुर हटाया भी जा सकता है, सीधा हो जाएगा 25वां शुभंग लीला महोत्सव। शुभंग लीला महोत्सव कहां मनाया जाता है? सीधा प्रश्न हो जाएगा, आपको याद रखना है, मणिपुर में मनाया जाता है और यह एक सांस्कृतिक त्योहार के रूप में होता है। और यह भी जो है आप देखें इम्फाल के शांगलेन में शुरू हुआ है, इम्फाल में, और इम्फाल के भी शांगलेन में, शांगलेन जो जगह है वहां पर शुरू हुआ है। एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां पर। विभिन्न प्रकार के 39वां मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव के जो विजेता थे उनको भी जो है इसमें पुरस्कार दिया गया है। पारंपरिक परिधान पहनकर, और यहां पर नाच गान नाट्य सब कुछ होता है, तो वहां पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राजाओं और रईसों को प्रस्तुति कॉमेडी शैली में प्रस्तुत की जाती है, आंगन नाटक के बर्तन रूप में विकसित हुआ है ये, तो इसलिए मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल ही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है आप लोगों को, बड़े आसान है, कितने बार बताते रहते हो। मणिपुर में जानिए, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। कौन सा है?
लोकटक झील मणिपुर में ही है। और इसी लोकटक झील में मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका? केम्बुल लामझाओ। केम्बुल लामझाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दुनिया में एक ही नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। तो केम्बुल लामझाओ मणिपुर में, ये लोकटक झील को ही नेशनल पार्क बना दिया गया है, मीठे पानी की झील है। और केम्बुल लामझाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर में एक दर्रा है, ध्यान रखेंगे, तुजू दर्रा। क्या नाम है? तुजू दर्रा। मणिपुर में एक दर्रा भी है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तुजू दर्रा, जो सिक्किम में अगर दर्रे की बात किया जाए तो कौन सा है? नाथुला प्लस जयलेपला। नाथुला और जयलेपला सिक्किम में दो बहुत बड़े दर्रे हैं, मतलब प्रसिद्ध दर्रे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, ब्लूमबर्ग 2022 है के अनुसार गौतम अडानी विश्व में कौन से नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो आजकल ये रैंकिंग में सुधार करते ही जा रहे हैं गौतम अडानी। तो भारत के गौतम अडानी अर्नास बार्नल्ड फैमिली को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर बन गए। दुनिया में दो ही व्यक्ति इनसे अमीर हैं अमेरिका के, बाकी अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है अमीरी के मामले में भारत, है ना। फिर भी लोग कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी है ना। देखो तीसरे सबसे अमीर बन गए, किसने बताया? ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, है ना। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है एलन मस्क। एलन मस्क अमेरिका के हैं। दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, ये दोनों अमेरिका के हैं। जेफ बेजोस अमेजन और ये स्पेस एक्स और टेस्ला के कंपनी के हैं, तो ये दोनों हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी, इनकी कुल संपत्ति कितनी हो गई गौतम अडानी की? 137 बिलियन डॉलर से भी अधिक। लगभग आप ये कह सकते हैं लगभग 13 है ना, 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का कैलकुलेशन कर लेना, है ना। मैं कर लिया इतने देर में, लगभग 10 लाख करोड़ होगा। तो तीसरे नंबर का अमीर बन गए। दूसरे नंबर पे है, पहले दूसरे नंबर पे है एलन मस्क और जेफ बेजोस। गौतम अडानी, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जरूर इसको याद रखेंगे। सही होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है 1 लाख करोड़ आगे पीछे हो जाए, 10 या 11 होगा। मान लो कि आप कहते हैं 11 लाख करोड़ के आसपास, नहीं 10-11 के आसपास, 12 नहीं जाएगा, 37 है ना, 12 से कम ही होगा, लगभग 11 मान लो, 10 हटा दो, 11 लाख करोड़, है ना। तो याद है क्या, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा, इसका नाम रख लीजिए। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने पीछे छोड़ा है फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ट को। बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये चौथे नंबर पे आ गए, 4th। और ये कहां के हैं? ये फ्रांस के हैं। चलिए, हाल ही में प्रख्यात व्यक्ति अभिजीत सेन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? प्रख्यात व्यक्ति अभिजीत सेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और इनके भी मृत्यु हो गई है। तो अभिजीत सेन किस क्षेत्र से थे? अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। अभिजीत सेन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये अर्थशास्त्री हैं अभिजीत सेन। 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, है ना, ये अभिजीत सेन जो हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, है ना। अभिजीत सेन 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, है ना, इनका निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कई अवार्ड जो है मिल चुका है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थात जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं ये,
कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी ये काम कर चुके हैं, है ना। और कृषि लागत और मूल्य आयोग सीपीएसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अभी 67वें फिल्म फेयर अवार्ड आया है। शेरशाह, मिमी, सरदार उधम सिंह या बंटी बबली 2? ये फिल्म आया है क्या, बंटी बबली 2 आ गया है? अच्छा, तो इसमें बताना है कि देखो 67वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसमें सबसे बढ़िया फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह। किसने शेरशाह में किसने अभिनय किया है? शेरशाह में किसने अभिनय किया है? सिद्धार्थ मल्होत्रा। देखो कितनी खतरनाक जानकारी रखते हैं आप लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह चुना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। 67वें फिल्म पुरस्कार जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका फिल्म फेयर अवार्ड जो है आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह धर्मा प्रोडक्शन से फिल्म आई थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। हाँ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। देख लिया आप लोगों ने इसको, शेरशाह के डायरेक्टर हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। अब देख लिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं ये फिल्म फेयर है, वो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताओ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह। कौन सी फिल्म है? कपिल देव का रोल निभाया इसमें, कपिल देव का रोल है इसमें, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हाँ, कृति सेनोन। फिल्म का नाम है मिमी। बताओ, अब आजकल नाम भी नहीं मिल पा रहे हैं फिल्मों के, है ना। पता नहीं, लेकिन आप याद कर लेना, प्रश्न ही आएगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। हाँ, पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तंभकर मिमी के लिए। हाँ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण एहान भट्ट 99 गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सरवरी बाग बंटी और बमली 2 के लिए, और सोनिया रावत जैस्मिन जैज के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर सीमा पाहवा राम प्रसाद की तहरवीक के लिए, है ना। तो इस तरीके के इसमें अवार्ड दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष बी प्राक मन भाई। सर्वश्रेष्ठ गायक जो हैं वी प्राग मन भाई फिल्म के लिए, जो शेरशाह में है ना। सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला में आशीष कौर रतन लंबिया शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौसर मुनीर लहरा दो 83 के लिए, है ना। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फिल्म फेयर के लिए आप लोगों को, है ना। हम आपको सूचित कर देंगे, उसके लिए कल आप जरूर देखिएगा। इस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए वीडियो आपको शानदार तरीके से सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड होगा, तो ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी? कितना? तो ये इसका हो जाएगा 500। नीति आयोग क्या करेगी? 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 500 से अधिक ये क्यों किया जाएगा? तो नीति आयोग हाई स्कूल के छात्रों के बीच, हाई स्कूल के छात्रों के बीच
हाई स्कूल के छात्रों के बीच नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए, नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए जम्मू कश्मीर में 500 से अधिक टिंकरिंग लैब की स्थापित करेगा, है ना, जो भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता पोषित करेगा, है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए जो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, तो इसीलिए किया जा रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, है ना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और इसके उपाध्यक्ष, हाँ, सुमन के बेरी। और इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर। यह भारत सरकार की एक थिंक टैंक संस्था है, सोचने विचारने वाली। इसमें सदस्य वैसे नहीं होते, इसके सदस्य होते हैं, एक तो ये हो गए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक। इसमें 4 पूर्णकालिक केंद्रीय मंत्री, 4 अंशकालिक केंद्रीय मंत्री, इस तरीके से इसमें होते हैं। तो बहुत सारे हो गए। वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास, बताओ वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास का जो भारत और अमेरिका के बीच कहां संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2022। और वज्र प्रहार जो अभ्यास होता है ये थल सेनाओं का है, जो आसपास की और सेनाएं जो लगी हुई हैं, ये किसका है? थल सेना। तो अमेरिका और भारत की ये जो सेनाएं हैं कहां पर? बकलोह। बकलोह कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए या चीन के किसी भी आतताई घटनाओं से निपटने के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास कितने दिनों का हुआ? 21 दिनों का प्रशिक्षण अभ्यास है। 21 दिनों का यह प्रशिक्षण अभ्यास है, याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच सेनाओं का संयुक्त चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई अभियानों, विशेष अभियानों, आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रशिक्षित करने का जो इसके लिए किया जाएगा। चलिए, वज्र प्रहार 2022। हाल ही में कौन मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है? मिस दीवा यूनिवर्स, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसका हो जाएगा दीविता राय। क्यों, बाकी क्यों नहीं हो सकते? ऐसे ही है, दीविता राय मिस दीवा यूनिवर्स चुनी गई हैं, है ना। अच्छा, मिस इंडिया कैसे चुना गया है? मिस इंडिया 2022 किसको? सिनी सेठी। याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही परीक्षा तक याद रखना। सिनी सेठी मिस इंडिया 2022 के लिए। अब देखो, मिस दीवा यूनिवर्स दीविता राय को चुन लिया गया है। जो हरजनाथ संधू है, ये क्या है? 70वीं मिस यूनिवर्स। हाँ, मिस यूनिवर्स 70वीं। अब 71वीं मिस यूनिवर्स होंगी, उसमें ये क्या करेंगी? ये दीविता राय भाग लेंगी 71वें मिस यूनिवर्स में, वहां भाग लेंगी। फिर हरनाथ संधू वहां के विजेता को क्या करेंगी? ताज पहनाएंगी। यही होता है, जो अगला विजेता होता है वो पिछला विजेता उसको ताज पहनाता है ना। तो इस तरीके से हरनाथ संधू जो है 70वीं विजेता थी, 71वीं विजेता को अभी इसी साल होने वाला है उसको ताज पहनाएंगी। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 प्रेजेंट में 23 वर्षीय दीविता राय भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिस यूनिवर्स में अब एक प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की तरफ से, तो 1 नंबर पे आ गए। और हरनाथ संधू अगली मिस यूनिवर्स को विजेता ताज पहनाएंगी। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। दीविता राय कहां की रहने वाली है भाई? ये मुंबई की। दीविता राय मुंबई की रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाए। मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन स्थापित किया है ना? ध्यान रखेंगे, भारत का पहला भूकंप स्मारक क्या नाम है? स्मृति वन इसका नाम रखा गया है ना? और इस नाम से समर्पित किया देश को। इसका उत्तर हो जाएगा भुज, गुजरात। भुज गुजरात में है ना, उस जो है भूकंप स्मारक का क्या किया है? वहां पर उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण कर दिया है। तो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भुज क्षेत्र जो है अधिकतर भूकंप रोधी क्षेत्र है। आप देखेंगे 2001 में भुज में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, है ना। गुजरात का मतलब भारत के इतिहास में आने वाले भूकंपों में बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक भुज का भूकंप आया था, भुज में 2001 में। आप अगर इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा 2001 में जो भारत में भूकंप हुआ था, आया था। इसमें क्या किया गया है? भूकंप में जान गंवाने वाले, उस समय जो जान गंवाने वाले लगभग 12,000 से अधिक लोगों के नाम लिखे हुए हैं इस पर। भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम इसमें रखे गए हैं। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष CRR पाटिल भी वहां थे। और मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। यह क्यों बनाया गया स्मारक? कम से कम 13,000 लोगों की जान लेने वाले 26 जनवरी 2001 को भूकंप के बाद भुज में कब भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 में आया था, जिसमें जान गंवाने वाले लोगों को स्मरण चिन्ह के रूप में किया गया है। किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC, एक्सिस, ICICI या कोटक महिंद्रा? किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ICICI। ICICI बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रुपे क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक ने किसके साथ मिलकर किया है? NPCI के साथ मिलकर। NPCI के साथ मिलकर। NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका NPCI का पूरा नाम है। और इसके साथ ICICI बैंक इसके साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इस तरीके के परीक्षा में आजकल यही प्रश्न हो रहे हैं। परीक्षा के करंट अफेयर्स देखिए, आपको यही प्रश्न आपको देखने के, इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा जो लगातार पूछा जा रहा है। और इसमें क्या होगा, अगर इस क्रेडिट कार्ड में, है ना, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप 100 रुपए खर्च करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक 100 रुपए पे 1 पॉइंट मिलेगा, है ना। और 1,000 पर 10 और 10,000 पे 100 और 20,000 पर 200। अगर आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। तो प्रत्येक 100 रुपए खर्च करने के बाद 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। जबकि 1 लाख में 1 साल में 2 लाख रुपए खर्च करते हो तो कितना मिल जाएगा? 200 था तो 2,000 हो जाएगा। 1 लाख पे 2,000। 1 साल में अगर आप पैसा खर्चा करते हो तो इस तरीके से इसमें रिवार्ड पॉइंट भी रहेंगे, ये दिया जाएगा। तो ICICI बैंक। अच्छा, ICICI का पूरा नाम क्या है? का पूरा नाम बताइए। ICICI का पूरा नाम आप लोग बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताना। ICICI का पूरा नाम क्या होगा? क्या होगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड, है ना, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है ICICI का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।